हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज से हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, नई सीरीज रादर स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यूज ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इससे पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑन कोड्स ऑन वेजेस, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विथ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। So the first question is, which of the following does not form the part of occupational safety health and working conditions code? तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है लेजिस्लेशंस की, लेबर लॉज की। इनमें से हमको बताना कि कौन से लेबर लॉज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड के अंडर नहीं है, कंसोलिडेट हुए। मैंने आपको बताया था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में कुछ एक्ट हैं जो कंसोलिडेट हुए हैं। तो कितने एक्ट्स हैं और इनमें से कौन नहीं है, तो इसको बताना है। तो पहला क्या है? प्लांटेशन लेबर एक्ट, फिर है सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, देन माइंस एक्ट 1952, देन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट एंड एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। तो कौन सा नहीं है? तो हमारे पास पहला है ऑप्शन 2, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट नहीं है। Then we have fourth, building and other construction workers welfare cess act नहीं है। Then we have 6, unorganized workers social security act, and the last one, the employees compensation act। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब देख लेते हैं साथ साथ कि कौन से एक्ट हैं। तो ये रहे 13 टोटल एक्ट्स हैं जिनको कंसोलिडेट करके द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड लाया गया है। और वो कौन कौन से एक्ट हैं? वो है फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, Mines Act, Working Journalist and Other Newspaper Employees Act, then Working Journalist Fixation of Rates of Wages Act, Motor Transport Act, Beedi and Cigar Workers Act, Contract Labor, Sales Promotion Employees Act, Interstate Migrant Workmen, then Cine Workers and Cinema Theatre Workers Act, Dock Workers and Building and Other Construction Workers Act। तो आई होप आपको ये सीरीज याद हो गई हुई, याद नहीं भी हुई है तो एक बार आप 2 दिन और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। On which date the Bill of Occupational Safety, Health and Working Conditions Code got President's assent? तो कौन सी डेट को इस कोड को राष्ट्रपति की असेंट मिली थी? मतलब उन्होंने हाँ बोला था, उन्होंने फॉरवर्ड करा था या यस बोला था। तो डेट क्या है? 28 सितंबर 2020। ठीक है। और द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ने कितने ओल्ड लेबर लॉज को रिप्लेस करा है? तो जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा, कितने हैं टोटल? 13। तो 13 लॉज को उन्होंने रिप्लेस करा है। तो आंसर क्या है? 28 सितंबर एंड 13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द फोर्थ इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। द कैटेगरी ऑफ वर्क विल not fall under the meaning of building and other construction work if such work is for own residential purpose। तो अगर हम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि कौन कौन सा काम इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर आ सकता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा कैटेगरी ऑफ वर्क इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर नहीं आएगा। विल नॉट फॉल अंडर द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इफ, अगर वो क्या है? सच वर्क इज ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस, मतलब घर बना, मतलब अपने लिए, जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रेजिडेंशियल पर्पस, ऐसे घर, ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें हम हाउस बना रहे हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए, ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन रेजिडेंस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सच वर्क, और उस पूरे कॉस्ट की जो वर्क है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डज नॉट एक्सीड सच हायर अमाउंट रुपीज दिस
और सच हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी कैटेगरी का वर्क ऑक्यूपेशन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइटल या कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा अगर वो कोई ऐसा वर्क है जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, उनके रेजिडेंस के लिए, और उस वर्क की टोटल कॉस्ट किससे ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन, किस पर्टिकुलर डेफिनेशन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क डेफिनेशन के अंडर नहीं फॉल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 लाख। With regard to question number 5, with regard to occupational health and safety code, factory means any premises including presence thereof whereon dash or more workers are working with the aid of power। तो फैक्ट्री की इसमें डेफिनेशन दी गई है, हमको ये बताना है कि मतलब उस डेफिनेशन में पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वो एम्प्लॉयज़, एक फैक्ट्री एक जगह है, एक ऐसी प्लेस है जिसमें कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो अगर तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम कर रहे हैं तो कितने होने चाहिए, अगर विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहे हैं, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम कर रहे हैं तो 20 होने चाहिए, अगर विदाउट तो 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40। और अगर हम प्रेसेंस की बात करें तो आपको पता होगा प्रेसेंस क्या होता है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये फैक्ट्री है सपोज, तो ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, देन वी हैव सम एरिया लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद से सपोज ऐसा कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि अब जैसे कि बिल्डिंग फैक्ट्री है, डायरेक्टली तो मेन गेट नहीं स्टार्ट होता ना, पहले हमारे पास एक मेन गेट होता है, फिर कुछ एरिया होता है, फिर वो मेन प्रीमाइसेस आता है। तो ये एरिया जो है इसको भी हम प्रेसेंस ही बोलते हैं। तो ये भी फैक्ट्री की डेफिनेशन या फैक्ट्री ही कहलाएगा। तो इसमें यही बोल रहे हैं, प्रेसेंस सॉरी फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसेंस, जहां पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स विद द एड ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पावर की हेल्प से काम कर रहे हैं, या अगर पावर की हेल्प नहीं है तो फिर वहाँ पर 40 से अगर उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले जो बीत गया उस 12 मंथ 12 महीने के जो स्ट्रेच में काम करा है किसी भी एक दिन, तो वो क्या कहलाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, तो उसको हम फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे, मतलब वो एरिया फैक्ट्री हो जाएगा, फैक्ट्री को फैक्ट्री माना जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो डेफिनेशन है इसको क्या करा गया है, अमेंड करा गया। तो पहले क्या था, इसमें पहले था 10 और 20, मतलब पहले क्या था, विद द एड ऑफ पावर में 10 था और विदाउट द एड ऑफ पावर में क्या था, 20 था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, 20 एंड 40। When used in relation to a worker, family means। अब हम वर्कर की बात करें तो वर्कर के लिए फैमिली क्या होगी, तो इसको देखते हैं। अब इसमें से हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट। तो इसको ध्यान में रखना कि जब क्वेश्चन आता है तो पहले ये देखने की कोशिश करना कि मार्क क्या करना है। आपको ट्रू स्टेटमेंट मार्क करनी है कि फॉल्स स्टेटमेंट मार्क करनी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। तो इसको भी पहले ध्यान में रख लेना। तो इसमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है कि कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग है मतलब इनमें से कौन सी चीज़ फैमिली के डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है। तो सबसे पहला स्पाउस, देखो फैमिली में स्पाउस तो आ ही जाएगा, मतलब अगर वाइफ की बात हो रही है तो उसका हस्बैंड उसकी फैमिली होगा, अगर हस्बैंड की बात हो रही है तो उसकी वाइफ। देन वी हैव children including adopted children of the worker who are dependent upon him and have not completed the age of 25 years। then parents, grandparents, widowed daughter मतलब बेटी जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है। then widowed sister dependent on such worker, अगर उस वर्कर की बहन है जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके साथ रहती है, मतलब अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती, उनके साथ रहती है, उस वर्कर के साथ ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो। तो इसमें से कौन सा फैमिली नहीं माना जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। मतलब चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चिल्ड्रन टू द वर्कर हु आर डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ये रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 18 ईयर्स आना चाहिए, तब ये राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Now the seventh question is, what is the total period of maternity leave admissible for a woman employee having 2 or more than 2 surviving children? तो woman employee जिसके 2 या उससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है, सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, उसके लिए maternity leave क्या होगी, then the answer would be 12 weeks।
अब देखो ये मैच द फॉलोइंग है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज दी गई हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट में एक्ट्स दिए गए हैं, उसको हमको मैच करना है किससे। ठीक है, अब पहला है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, देन वी हैव कमिश्नर, सर्टिफाइंग सर्जन एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर। फिर इधर है माइंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अगर बात करें तो वो किसमें, इसका जिक्र कौन से एक्ट में है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में है। अगर हम कमिश्नर की बात करें तो कमिश्नर मतलब कहाँ है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट में। सर्टिफाइंग सर्जन हमको कहाँ मिलता है, माइंस एक्ट में, एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। As per the provision of building and other construction workers regulation of employment and conditions of service act 1996, who among the following is the ex officio in the central advisory committee। अब ये जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, ये बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उस एक्ट में जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी दी गई है, मेंशन है, उस एडवाइजरी कमेटी में एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, तो उसका डायरेक्टर जनरल। Which of the following statement relating to Central Advisory Board under the provision of Contract Labor Regulation Act 1970 is not correct? तो Contract Labor Regulation Act के उस एक्ट में जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में दिया गया है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान में रखना कि कौन सा रॉन्ग है। हमें करेक्ट नहीं पूछा है, रॉन्ग पूछा है। पहला स्टेटमेंट है चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल क्या हो जाएगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा। लेबर कमिश्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 17 बट लेस देन 11, not exceeding 17 but not less than 11 as the central government may nominate representing government, railways, coal industry, mining industry and contract। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड। तो लेबर कमिश्नर ऑफ ऑल स्टेट्स एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं है, और ये बाकी के सारे राइट है, बाकी के सारे राइट है, बस सी वाला रॉन्ग है। तो इसको आप ध्यान में रखना। So 11th question, who among the following is not a contractor in relation to an establishment? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, इनमें से कौन कॉन्ट्रैक्टर नहीं माना जाएगा, या कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में इनमें से कौन सा लाइन फिट नहीं है? तो इसको हम पढ़ते हैं। एनी पर्सन who undertakes to produce given result for the establishment through contract labor। फिर any person who supplies contract labor for any work of the establishment, any person who supplies goods and articles of manufacture to such establishment, and any person who works as a subcontractor। तो आंसर क्या होगा, who supplies goods and articles। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में नहीं आता। नाउ वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ प्रोविजन। अब देखो फैक्ट्री एक्ट में 3 प्रोविजंस के बारे में दिया गया है, हेल्थ प्रोविजंस हैं, देन सेफ्टी प्रोविजंस दिए हुए हैं, वेलफेयर प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा हेल्थ प्रोविजन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड अप्लायंसेज। ये क्या है, ये हेल्थ प्रोविजन नहीं है, ये वेलफेयर प्रोविजन है। ठीक है, और बाकी के सारा क्या है, हेल्थ प्रोविजंस है। With respect to occupational safety code, which schedule talks about industries with hazardous process और interstate migrant worker means a person। अब देखो इसमें वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है उसमें कौन सा स्केड्यूल इंडस्ट्रीज विद हजार्डस प्रोसेस के बारे में बात करता है। और 14th क्वेश्चन है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनकी जो वेज सीलिंग है या वो कितना मतलब कितनी वेज सीलिंग है इस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा आंसर 18,000। देखो ध्यान रखना वर्कर्स की क्या है, सिंपल जो वर्कर्स है उसकी 15,000 थी कोड्स ऑन वेजेस में, और यहाँ पर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर में 18,000 है। और यहाँ पर है फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या हमको देखने को मिलता है, फर्स्ट शेड्यूल में वो इंडस्ट्रीज की लिस्ट दी गई है जो हजार्डस प्रोसेस में डील करती हैं। The displacement allowance to be paid by the contractor to every interstate migrant workman at the time of recruitment
एज पर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट शैल बी इक्वल टू। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस उनको मिलता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर देता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को उनके रिक्रूटमेंट के समय, वो इसमें से कितना होना चाहिए। तो हमको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है 50% ऑफ माइग्रेंट 50% ऑफ मंथली वेजेस पेबल टू हिज टू हिम, यहाँ पर क्या आएगा, टू हिम आएगा, और 75 रुपीज विच इज हायर। तो या तो 50% ऑफ मंथली वेजेस, जितने भी उसको मंथली वेजेस मिलता है उसका 50%, या 75 रुपीज, उनमें से जो ज्यादा होगा वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होगा। या सेकंड क्या है, 75% ऑफ मंथली वेजेस पेबल टू हिम और 100 रुपीज विच इज हायर। तो या तो 75% उसको मिलेगा या 100 रुपया जो हायर होगा। सी है 60% ऑफ मंथली वेजेस और 75 रुपीज विच इज हायर। एंड डी इज 50% ऑफ मंथली वेजेस और 100 रुपीज विच इज हायर। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, 50% वाला, कि जितना भी उसका मंथली वेजेस है उसका 50% और ₹75, इनमें से जो ज्यादा होगा हायर, वो उसको एज डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट की, एंड नॉट द कोड। द आउट वर्कर इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। तो अगर हम आउट वर्कर की बात करें तो आउट वर्कर कौन से लेजिस्लेशन में मेंशन है। पहला है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, then we have contract labor act, then we have employees compensation act, and then we have payment of wages act। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर हमको आउट वर्कर की डेफिनेशन देखने को मिलती है। Which article in the Constitution of India deals with the prohibition of employment of children in factories। तो जो चिल्ड्रन हैं उनका एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन दी फैक्ट्रीज। तो ये चीज़ कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो पहला तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी, एंड क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आर्टिकल 24। The employment of young person on dangerous machine is prohibited under which of the following section of Factories Act। तो फैक्ट्रीज एक्ट में जो यंग पर्सन की एम्प्लॉयमेंट है ऑन डेंजरस मशीन वो प्रोहिबिट की हुई है, वो निषेध है, मतलब वो नहीं हो सकती। और वो कौन से सेक्शन में मेंशन है, तो वो सेक्शन 23 में दिया गया है। So question number 19, arrange the following legislation in order of years in which those were enacted from latest to earliest। सबसे नया जो था वो पहले लगेगा और फिर पुराना जो है सबसे बाद में आएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से एक्ट हैं इसमें। माइंस एक्ट है, माइंस एक्ट कौन से ईयर में आया था, 1952 में आया था। देन वी हैव प्लांटेशन लेबर एक्ट, ये आया था 1951 में। देन वी हैव बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, ये आया था 1996 में, 1966 में आया था। एंड द लास्ट इज 1948 फैक्ट्रीज एक्ट। तो अगर हम इसको लेटेस्ट टू अर्लीस्ट लगाएं तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है, वी हैव सी, जो है बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट। तो इसके बाद क्या आया, ए, माइंस एक्ट आया, फिर आया बी, एंड देन लास्ट में डी। तो सी ए बी डी हमारा है ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसको। Given below are some of the provisions laid down under the Factories Act 1948. In list 1 the number of workers that should be working in a factory given in list 2 for providing। तो यहाँ पर है कुछ provisions दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ number of workers है, हमको क्या करना है, मैच करना है। सिंपल है, तो पहले हम देख लेते हैं इसको। देखो सेफ्टी ऑफिसर है, तो सेफ्टी ऑफिसर कब लगेगा, कब अपॉइंट होगा, जब वहाँ पर 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे। वेलफेयर ऑफिसर कब आएगा, जब वहाँ पर क्या होंगे, 500 और मोर वर्कर्स होंगे। देन वी हैव कूल ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर रूम। अब देखो यहाँ पर है मोर देन 150 एंड मोर देन 250। तो कूल ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर रूम में सबसे 150 में कौन आएगा, इसको देखो, कूल ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा मोर देन 250 में, एंड शेल्टर रूम मोर देन 150। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए का क्या है, 4 है, तो आई से बी का 3, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 1। तो इसको आप ध्यान में रखना, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट आप ऑप्शन से भी देख के कभी कभी कर सकते हो कि अगर आपको 1-2 भी आते हैं तो भी आपका ये मार्क हो जाता है। So, question number 21, what is the limitation period for filing prosecution from the date on which the alleged commission of offence comes to the knowledge of inspector? तो जिस दिन भी नॉलेज इंस्पेक्टर के नॉलेज में आएगा कि ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस दिन से मतलब कितना टाइम पीरियड तक आप फाइल कर सकते हो अपना केस। और ये सब किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो लिमिटेशन पीरियड क्या है? 3 मंथ्स का, ठीक है। इन विच 3 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की अगर हम बात करें तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन से वो 3 आर्टिकल्स हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 24, then article 39E and F and then article 42। अब देखो 24 में क्या है? चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट किया गया फैक्ट्रीज में। 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव के बारे में बात हो रही है। और 39 में हम 39E एंड F में क्या है? तो देखो 39E में है, मैं यही लिख देती हूँ 39E, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 39E में है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, and tender age of children are not abused। ठीक है, तो ये तो था हमारा 39। अब बात करते हैं 39F की। The children are given opportunities and facilities to develop in healthy manner। तो मैंने अब पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है। तो ये है ई में और ये है एफ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 months and article 24, 39 ENF and 42। Now we have another question. Under the provision of Mines Act 1952, an owner or agent of a mine is required to provide which of the following facilities for a person employed in a mine। अगर हम माइंस एक्ट की बात करें तो माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग ओनर और एजेंट जो माइंस का होता है वो इनमें से कौन सा इनमें से कौन से प्रोविजन है जो उसको सप्लाई करने हैं। तो इसका जो आंसर है उसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या? अब वैसे बता दो, देखो आप लोगों ने माइंस एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो माइंस एक्ट में क्या क्या चीजें दी हुई थी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी थी, हाँ थी। कंजर्वेंसी थी, हाँ थी। एंड मेडिकल अप्लायंसेस भी थे। लेकिन क्या मेंशन नहीं था? रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मेंशन नहीं थी। तो ये तीनों चीजें प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ओनर या एजेंट की, अगर हम माइंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? A, B and C only। Who among the following is authorized by the chief inspector by a special order in writing to enter in the mine? अब देखो इनमें से किसके बारे में बात हो रही है, ये हमको बताना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है, अथॉरिटी है जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने एक स्पेशल ऑर्डर के तहत उसको एंटर करने की इजाजत दी है। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग एंड मेजरिंग द माइन और पार्ट देयर ऑफ
एज पर द प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट 1952। और वो कौन है? वो है स्पेशल ऑफिसर। और यही सेम चीज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में भी बरकरार है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Now we have another question. The Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Act will apply to the establishment employing how many workmen? तो जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट है वो कौन सी एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होगा, कहाँ होगा? जहां पर 5 या उससे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं, तो वहां पर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। Now another question. Under the provision of Building and Other Construction Workers Regulation of Employment Act 1996, in order to apply for the registration as a beneficiary, तो बेनिफिशियरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अंडर द एक्ट अ कंस्ट्रक्शन वर्कर मस्ट हैव वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने आप को बेनिफिशियरी एज अ बेनिफिशियरी रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसको रजिस्टर कहाँ, हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं? हम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात कर रहे हैं। तो बेनिफिशियरी के तौर पे रजिस्ट्रेशन होने के लिए उसको कितना टाइम पीरियड तक काम करना जरूरी है प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट लेस देन 90 डेज। और ये चीज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, जो लेबर कोड अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसको भी मैंने इंक्लूड करा है, उसमें भी सेम चीज दी गई है। उसमें भी अगर आपको बेनिफिशियरी के तौर पे रजिस्टर होना है तो आपको उस पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में एटलीस्ट 90 दिन तक काम करना बहुत जरूरी है। Then another question, as per the provision of Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition Act 1996, because of financial hardship, if a beneficiary under the act has not paid his contribution, the board may waive the contribution at a time for a period of। तो इसमें ऐसा लिखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कि मतलब जैसे अगर आप बेनिफिशियरी के तौर पे रजिस्टर हो रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर बोर्ड में जहां पर आप एज अ बेनिफिशियरी हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई हार्डशिप आ गई, आपके पास आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो आपका वो जो लाइबिलिटी है ना कि आपको पे करना है मेंबरशिप फी सॉर्ट ऑफ, वो वेव आउट हो सकती है। वेव का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए कैंसिल हो सकती है। तो वो टाइम पीरियड कितना है? तो जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है या गवर्नमेंट बोल लो आप, वो आपकी जो आपको जो कंट्रीब्यूशन पे करना है उसको कम से कम 3 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए क्या कर सकती है? एक टाइम पे 3 महीने के लिए वेव आउट कर सकती है। वेव आउट का मतलब होता है उस चीज को, मतलब आपको बोल सकती है कि आप ना दो वो कंट्रीब्यूशन। तो ये टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो इसको आप ध्यान में रखना। As per the provision of Factories Act, a worker of a factory who quits the employment shall be paid his wage for the day of unavailed leave before। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट की बात हो रही है, ठीक है, अब फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्कर है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को रिजाइन करता है, क्विट करता है, तो जो वेजेस है उसको कब मिल जाने चाहिए? जो भी उसकी लीव थी, उसने जो लीव नहीं ली है, उसके जो लीव के अगेंस्ट में जो वेजेस उसके बनते हैं, जो भी उसको मनी मिलना है अनअवेल्ड लीव के अगेंस्ट में जो भी मिलता है, वो उसको कब मिल जाना चाहिए? वो उसको मिल जाना चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑफ क्विटिंग, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आज अगर उसने क्विट करा है तो इसके बाद जो ये फर्स्ट वर्किंग डे और सेकंड वर्किंग डे, तो सेकंड वर्किंग डे से पहले पहले उसको वो अमाउंट मिल जाना चाहिए। As per the provision of Mines Act 1952, the special officer duly authorized in writing by the chief inspector shall enter into mine for the purpose of surveying, leveling, measuring after giving the notice of to the manager of mine for not less than। तो इसका मतलब है जो अभी हमने स्पेशल ऑफिसर की बात करी थी ना, कि स्पेशल ऑफिसर एक ऐसा पर्सन होता है, अथॉरिटी, जिसको एक ऑथराइज्ड होता है कि वो एज अ स्पेशल ऑफिसर एक स्पेशल ऑर्डर पे एंटर कर सकता है। और वो किस लिए एंटर करेगा? उसका पर्पस क्या होगा? वो सर्वेइंग, लेवलिंग और मेजरिंग कर सकता है। तो अब जब वो एंटर
एंटर कर रहा है तो उसको नोटिस भी देना पड़ेगा। तो वो कितने दिन पहले, मतलब कि एटलीस्ट उसको 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि 3 दिन के बाद मैं ऐसा करने आऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ये रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली लिस्ट है equal pay for equal work for both men and women. Then we have participation of workers in the management of industry. Then we have public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement. And then we have just in human conditions of the workers. अब इसको मैच करना है। तो देखो मैच करने के लिए सबसे पहला सिंपल है, जस्ट इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्कर्स को हम किस पे लगा देंगे? डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डी का 2 होगा। अब देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किसका है? ये हो जाएगा आर्टिकल 39, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट क्या है? आर्टिकल 43। अब लास्ट में बचा कौन सा? आर्टिकल 41। इसमें क्या है? पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। मैच द कंटेंट ऑफ डिफरेंट स्केड्यूल्स गिवन। अब फैक्ट्रीज एक्ट में जो स्केड्यूल्स मेंशन है उन स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग उनके रिलेटेड मैटर्स को हमको क्या करना है? मार्क करना है, ठीक है। तो अब देखो परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरमेंट, बी है लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेस एंड सी क्या है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग। तो इसका क्या हो जाएगा? परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्टन केमिकल्स। देखो मैंने आपको जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो अभी तक करवाया तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी लेके आऊंगी उसकी वीडियो। तो ए का क्या हो जाएगा? स्केड्यूल सेकंड। तो सेकंड स्केड्यूल में क्या मेंशन है? सेकंड स्केड्यूल में मेंशन है परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरमेंट। फिर हमारा बी है नोटिफिएबल डिजीज। अब नोटिफिएबल डिजीज किसमें आएगी? ऑप्शन नंबर 3 यानी स्केड्यूल 3 में। और लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्ड्स प्रोसेस है, यहाँ पर ये मिस हो गया है, हजार्ड प्रोसेस। तो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्ड प्रोसेस ये कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्ड प्रोसेस। देन सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन है? परमिसिबल लिमिट या परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरमेंट। एंड थर्ड शेड्यूल में वी हैव लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी कोड है उसमें कौन कौन सी स्केड्यूल्स है, ताकि आपको थोड़ा सा इसको एक बार कंपेयर करने में इजी पड़े। ये स्केड्यूल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड की है। तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट दी गई है इंडस्ट्रीज की, दोज हु इन्वॉल्व हजार्डस प्रोसेस, ठीक है। और यही चीज फैक्ट्री एक्ट में भी हमने पढ़ी। हालांकि फैक्ट्री एक्ट डिफरेंट एक्ट है, आप उसको ये मत सोचना कि क्योंकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड जो है ये कंसोलिडेट हुआ है, केवल फैक्ट्री एक्ट ही नहीं, इसमें बहुत सारे एक्ट को इसके अंदर लाया गया है। मैं आपको क्योंकि शेड्यूल अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक बार और रिवाइज करना बनता है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको ये चीज करवा रही हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस है। देन सेकंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ मैटर्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स है। अब देखो इसकी शेड्यूल जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी शेड्यूल है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती किससे? फैक्ट्री एक्ट के शेड्यूल से। फैक्ट्री एक्ट में भी पहली जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या मेंशन था? फर्स्ट शेड्यूल में अभी हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस, ठीक है। और यही चीज इसमें भी दी हुई है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। सेकंड शेड्यूल में यहाँ पर दिया हुआ है वो मैटर्स जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है। मतलब क्योंकि बहुत सारे एक्ट इसमें आए हुए हैं तो यूनिफॉर्मिटी देने के लिए ऐसे कुछ मैटर्स डाले गए हैं जो सब पे अप्लाई होंगे। और वो मैटर्स किससे रिलेटेड है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड से। और थर्ड शेड्यूल क्या है? नोटिफिएबल डिजीजेस की है। और सेम चीज हमको फैक्ट्री एक्ट में भी देखने को मिलती है। थर्ड शेड्यूल क्या है? नोटिफिएबल डिजीज की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इजी है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 3 ही शेड्यूल्स है, 3 ही शेड्यूल है, आपको इसको याद करने में समझने में आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
under the provision of bonded labor system abolition under the provision of bonded labor system abolition under act 1976 what is the extent। अब देखो bonded labor act की अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कंपेल करता है, किस लिए कंपेल करता है कि वो उसके लिए बॉन्डेड लेबर करे, तो उसको कितने टाइम, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसको मिलेगा 3 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 2000 रुपीज तक का फाइन पड़ सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, क्वेश्चन है 33। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड की अगर हम बात करें तो वीक जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट द मिडनाइट ऑफ विच डे। तो पीरियड ऑफ 7 डेज जो मिडनाइट, कौन से मिडनाइट को, सैटरडे की मिडनाइट से स्टार्ट होता है और सच अदर नाइट एज विल बी अप्रूव। तो वैसे तो सैटरडे मिडनाइट से स्टार्ट होता है वीक, क्योंकि संडे मतलब उस वीक में जो पहला जो दिन है उसको हम संडे मानेंगे और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मिडनाइट तक वो पूरा एक वीक है। फिर सैटरडे मिडनाइट से नेक्स्ट वीक लग जाएगा। तो यही चीज बोल रहे हैं। अगर सैटरडे नहीं होगा तो कभी कभी होता है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कोई पर्टिकुलर डे को न्यू अपॉइंट मतलब सेट कर दे कि सैटरडे नहीं हम फ्राइडे मान ले, हम संडे मान ले, तो वो कर सकता है, अदरवाइज सैटरडे है। ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कभी कभी आया, एक आध बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। With respect to occupational safety code, what is the wage ceiling of a worker? अगर हम वर्कर की बात करें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में तो वेज सीलिंग क्या है, 18,000 रुपीज। फॉर अ लैंड टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्लांटेशंस, तो अगर प्लांटेशंस की बात करें, प्लांटेशन वाला जो पार्ट है मतलब प्लांटेशन लेबर एक्ट वाला जो पार्ट है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में हमने पढ़ा है, उस चीज की अब बात करें तो जो लैंड है वो कितनी होनी चाहिए कि वो प्लांटेशन के अंडर आएगी, तो कितनी होनी चाहिए, 5 हेक्टर्स। With respect to occupational safety code 2020, relay means a set of dash or more person carrying out the same kind of work during the different period। मतलब कितने सेट ऑफ पर्सन्स को, जैसे कि रिले का मतलब होता है कि मतलब शिफ्ट्स लग रही हैं, एक जैसा काम 2 शिफ्ट में अलग अलग हो रहा है लेकिन वो काम सेम टाइप के लोग कर रहे हैं, तो क्या है, मीन्स अ सेट ऑफ 2 और मोर पर्सन कैरिंग आउट सेम काइंड ऑफ वर्क ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द डे एंड ईच सच पीरियड इज कॉल्ड शिफ्ट। ठीक है, तो मतलब सुबह की शिफ्ट में कोई और काम कर रहा है, शाम की शिफ्ट में कोई और, लेकिन काम वो सेम कर रहे हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, शिफ्ट में काम करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रिले बोलेंगे। With respect to occupational safety code, the wage ceiling for sales promotion employee is, अगर हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय की बात करें तो उसके लिए वेज सीलिंग कितनी दी गई है, 18,000 रुपीज की वेज सीलिंग दी गई है। With respect to occupational safety code, which schedule talks about the matters regarding occupational health and occupational safety and health conditions। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो स्केड्यूल 2 है उसमें लिस्ट ऑफ मैटर्स दिए गए हैं जो किससे डील करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन से। Question number 39. With respect to occupational safety code, which schedule talks about the list of notifiable diseases? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कौन सी schedule है, ये है schedule 3. With respect to occupational safety code, as soon as this code becomes applicable on the establishment, the employer of that establishment shall apply for the registration to the registering officer। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे ही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई हो जाएगा तो तब क्या होगा, जैसे ही अप्लाई होगा उस एस्टैब्लिशमेंट का जो एम्प्लॉयर होगा उसको एक कुछ टाइम के अंदर अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद द रजिस्ट्री ऑफिसर। तो वो कितना टाइम पीरियड है, तो जिस दिन ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड आपकी एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होगा उस दिन से 60 डेज के अंदर आपको मतलब एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास अपनी एस्टैब्लिशमेंट को क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। After the receipt of application of registration, the registering officer shall
register the establishment and issue a certificate of establishment, certificate of registration electronically to the employer thereof in such form and within such time period but not later than how many days. तो इसका मतलब है कि जैसे ही रजिस्टरिंग ऑफिसर को क्या मिल जाएगी, एप्लीकेशन मिल जाएगी, एम्प्लॉयर ने जो एप्लीकेशन दी है कि आप मेरी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कर दो, तो वो सारी चीजें देखेगा, फिर वो क्या करेगा, उस एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली, किसको, उस एम्प्लॉयर को, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और वो कितने दिन के अंदर उसको वो करना पड़ेगा, मतलब 7 डेज, उसको कम से कम, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने भी लगा सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 7 डेज लेगा, जिस 7 डेज के अंदर उसको अपना वर्डिक्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर सब कुछ ठीक है तो वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको उस चीज को बताना भी पड़ेगा, वो कैंसिल भी कर सकता है, तो उसको ये सब चीजें 7 डेज के अंदर करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। जिस दिन भी एम्प्लॉयर ने एप्लीकेशन रजिस्टरिंग ऑफिसर को सबमिट करी है, उस दिन से 7 दिन के अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर को उसको इश्यू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ एवरीथिंग गोज वेल। In the event of closure of establishment, the employer of the establishment should inform to the registering officer about such closure within how many days। तो अगर कोई establishment close हो रही है, closure का मतलब होता है पूरी तरह से बंद, permanently अगर बंद हो रही है, तो उस employer को अपनी closure की information registering officer को देनी पड़ेगी, कितने दिन के अंदर 30 days के अंदर, ठीक है। On receiving the information with respect to closure of the establishment from the concerned employer, the registering officer shall cancel the registration within। तो अब देखो 30 डेज से, आज हमारी मैं एम्प्लॉयर हूं, आज मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या होगी, क्लोज डाउन होगी, तो आज से मैं 30 दिन के अंदर इस चीज को इन्फॉर्म कर दूंगी रजिस्टरिंग ऑफिसर को। अब जिस दिन भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उस दिन से 60 डेज के अंदर वो क्या करेगी, वो उस जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देगी, जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो कैंसिल कर देगी। आप इसको प्लीज, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 44, any person aggrieved by an order made under the section 3 within regard to registration may within dash, मतलब how many days from the date on which the order is communicated to him prefer an appeal to appellate officer। अब देखो कोई पर्सन का मतलब एम्प्लॉयर एलेक्ट से उसने क्या करा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो अगर वो उस चीज से उसको प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है टू द अपीलेट ऑफिसर। तो वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अपील करेगा, इसमें ये पूछा है। any person aggrieved by an order made under section 3 with regard to registration, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो उसको वो क्या करेगा, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, अपीलेट ऑफिसर को अपील करेगा, हु शैल बी द पर्सन नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो मतलब जिस दिन भी उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है, कौन सा ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्डर है, जिस दिन भी उसको एम्प्लॉयर को वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है, मतलब उसको मिला है, उस दिन से 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। Every employer of factory, dock, mine and building or other construction work shall arrange to conduct free of cost medical examination for every worker annually within how many days from the commencement of every calendar year who has completed 45 years of age। तो इसमें लिखा है एम्प्लॉयर, कौन सा एम्प्लॉयर, फैक्ट्री का एम्प्लॉयर, डॉक का एम्प्लॉयर, माइन का एम्प्लॉयर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का एम्प्लॉयर क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा सेट करेगा अपने वर्कर्स के लिए। किन वर्कर्स के लिए, जिन्होंने 45 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है। और वो कब करेगा, मतलब जैसे ही आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है, उस दिन से कितनी डेज के अंदर, उस दिन से 120 दिन के अंदर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा अपने वर्कर्स का, जो 45 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और वो एम्प्लॉयर कौन से हैं, फैक्ट्री के, डॉक के, माइन के, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के। The accident in respect of which an employer has to send notice to the concerned authority which caused bodily injury to the person,
शुड प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ, अब देखो एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी जो इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयर को किसको देनी है, कंसर्न अथॉरिटी को देनी है, और उस एक्सीडेंट से बॉडीली इंजरी हुई है, मतलब उसको डैमेज हुआ है, उसकी बॉडी में कोई चोट वोट लगी है, इंजरी हुई है, और किसको, जिसका एक्सीडेंट हुआ वर्कर की। तो और बॉडीली इंजरी ऐसी है कि उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर वर्कर को काम करने के लिए इनकैपेसिटेट कर दिया, वो काम नहीं कर सकता है। अब वो टाइम पीरियड क्या है, वो है 48 आवर्स का टाइम पीरियड। तो अगर एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उस वर्कर को बॉडीली इंजरी हुई और वो बॉडीली इंजरी इतनी थी कि वो 48 आवर्स तक काम करने में असक्षम है, तो फिर एम्प्लॉयर को कंसर्न अथॉरिटी को उस एक्सीडेंट के बारे में बताना पड़ेगा। In the event of dangerous occurrence which has caused any serious bodily injury or disability, the notice shall be sent to the inspector cum facilitator। अब कोई डेंजरस अकरेंस हो जाता है, सपोज कोई पाइपलाइन फट गई है या कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्री है, कहीं कुछ ऐसे ब्लास्ट हो गया है, कुछ डेंजरस अकरेंस हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीरियस बॉडीली इंजरी हो गई है, डिसेबिलिटी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो डेंजरस अकरेंस हुआ है, तो उस चीज की जो जानकारी है, नोटिस है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को देना पड़ेगा। तो जिस दिन डेंजरस अकरेंस हुआ है उस दिन से, जिस टाइम डेंजरस अकरेंस हुआ है उस टाइम से 12 आवर्स के अंडर आपको वो देना पड़ेगा। सो 48 आवर्स एंड 12 आवर्स। नाउ वेयर एनी वर्कर इन एन एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिजीज स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या स्पेसिफाइड है, नोटिफिएबल डिजीजेस। तो अगर कोई वर्कर है जिसको डिजीज होती है, कौन सी डिजीज, जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, द एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट शैल सेंड नोटिस देयरऑफ टू। तो अगर ऐसा होता है तो वो किसको नोटिस भेजेगा, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर को नोटिस भेजेगा। नाउ 49, the National Occupational Safety and Health Advisory Board with respect to Occupational Safety Code is constituted। तो जो Occupational Safety Code के अंदर जो National Occupational Safety and Health Advisory Board बनाया गया है, वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। Who is the chairperson ex officio of National Occupational Safety Health Advisory Board? तो कौन है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। तो इस जो नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड है उसका जो एक्स ऑफिशियल है वो कौन होगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। द स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर हम स्टेट की बात करें तो वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर पार्ट 1। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आऊंगी। आई होप आपको ये वाला पार्ट और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में लेके जल्दी आऊंगी। टिल देन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। सो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड यस, बाय बाय।